हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिला है ना, उसका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद, ये कराऊंगी। ठीक है। इसके हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे, है ना। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हर क्लास में 5 क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर बहुत कम है और वर्कशीट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें सपोर्ट मटेरियल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट में सपोर्ट मटेरियल से भी आए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने वाले हैं। देखो, पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा दूं, फिर क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, हम उसी में ही सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है ना। देखो, ये आपके पास है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये रहे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है, उसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 8 तो ये रहे आपके पास, ठीक है ना। और उसके बाद 9 और 10 ये रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, और आपसे कह रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। यदि ए तथा बी बहुपद, एक बहुपद दे रखा है कि मूल हो, मूल मतलब रूट्स हो। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके बराबर होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम इसे करेंगे कैसे। जो पहले आपको पॉलिनोमियल बहुपद दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुपद लिख लिया। अब देखो, मुझको इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो अल्फा और बीटा चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैंने पता है क्या किया, जो मेरा पॉलिनोमियल था ना उससे मैंने ए बी सी निकाल ली है। ठीक है ना। तो ए मेरा 1 आ गया, बी मेरा 1 आ गया और सी मेरा 1 आ गया। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शुनांकों का योग, सम ऑफ जीरोज, वो मेरे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, बी की जगह 1 रख दिया और ए की जगह भी 1 रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है। उसी तरीके से मैंने शुनांकों का गुणनफल मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि मेरा होता है सी अपॉन ए, वो भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तो सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। तो ए भी मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अल्फा बीटा मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब मैंने ये निकाले क्यों हैं वो देखते हैं। देखो, हमको जो वैल्यू निकालनी थी ना वो इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब मैंने यहाँ पर एलसीएम लेके ये सेम कर लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होता है ना, तो ये क्रॉस में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में ए बी हो गया, अल्फा बीटा हो गया, सॉरी। ठीक है। तो देखो, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, बात तो एक ही है। आप कैसे भी प्लस करो, आंसर तो सेम ही आता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1, तो इसकी जगह मैंने यहाँ रख दिया -1। और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 1। तो मेरा आंसर आ गया -1, और मुझे इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपसे कह रहा है, if a quadratic polynomial fx is not factorizable into a linear factor then it has no real zeros, true or false। तो देखो, ये ना आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद fx का गुणनखंड रैखिक गुणनखंडों के रूप में नहीं हो सकता तो बहुपद के शुनांक वास्तविक नहीं होंगे, सही या गलत। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, फिर ही हम बता पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो नहीं हो सकते, मतलब उसके ज़ीरोज़ नहीं हो सकते, तो देन इट हैज़ नो रियल ज़ीरो। तो क्या उसके रियल ज़ीरोज़ नहीं होंगे। तो अगर हम उनके जो गुणनखंड होते हैं वो रैखिक गुणनखंड नहीं होंगे, तो क्या वह शुनांक जो उसके होते हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। बिल्कुल, इसका आंसर है आपके पास ट्रू। अब ये ट्रू कैसे आया वो भी समझ लेते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ये ग्राफ बना दूँ, तो इस पे जहाँ पर ये टच करता है यही होता है। अब वो कह रहा है कि अगर आप उसके फैक्टर्स ही नहीं निकाल सकते हो, गुणनखंड ही नहीं कर सकते हो, फिर तो उसके ज़ीरोज़ होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता हमारे पास?
इसमें ज़ीरोज़ कितने हैं, ज़ीरो ही तो है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी टच नहीं हो रहा ना, एक्स अक्ष पर नहीं है ना कहीं। उसी तरीके से अगर मैं एक और बना दूं ऐसा, तो इस केस में भी तो हमारे पास ज़ीरोज़ जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो एक्स अक्ष पे या एक्स एक्सिस पर टच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो वही चीज़ आपसे कह रहा है, अगर आपके पास एक ऐसा बहुपद हो जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो क्या उसके जो शुनांक है वो वास्तविक नहीं होंगे? तो बिल्कुल वो ज़ीरो होंगे। तो ये सही कह रहा है वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास ट्रू फॉल्स है। कह रहा है इफ़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देन इट हैज़ टू ज़ीरोज़, देन इट्स टू ज़ीरोज़ आर कोइंसिडेंट। यदि एक द्विघाती बहुपद एफ एक्स किसी रैखिक बहुपद का वर्ग है तो उसके शुनांक संपाती होंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, आपसे सही और गलत बताना है। कह रहा है कि ना आपने क्या किया, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो क्या है, स्क्वायर है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का। तो चलो एक हम मान लेते हैं। तो मैंने अपना एफ एक्स यहाँ मान लिया एक्स स्क्वायर, रैखिक का स्क्वायर था ना, वर्ग था ना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं कोइंसिडेंट हो सकते हैं, मतलब एक ही, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम ऐसा एक कोई ग्राफ बना लें जो ऐसे जा रहा है, तो देखो ये एक्स एक्सिस पर एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब है तो ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें तो दो ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो दोनों ज़ीरोज़ सेम होंगे। कई बार होता है कि हमारे पास जो शुनांक होते हैं वो दोनों सेम आते हैं, जैसे 1/2 और 1/2। तो जब आप इसको ग्राफ पे दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, एक ही बार तो एक्स एक्सिस पर इसको टच करोगे, दो बार थोड़ी टच करोगे। एक्स एक्सिस पर 1/2 की वैल्यू तो एक ही बार लिखी होगी ना, है ना। तो इसका मतलब ये तो कोइंसिडेंट होंगे हो सकते हैं ना कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो, मैंने यहाँ पर इनके सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, क्रॉस लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक वाला नहीं है ना हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला है। तो ये दोनों ही केस मेरे पास क्यूबिक वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख के क्रॉस लगा दिया, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के तो हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसमें हमारा आज का बेनिफिट क्या था कि 2 क्वेश्चंस हमारे पास सिलेबस में नहीं थे, तो आज हमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो आगे के क्वेश्चंस हमारे पास है, कौन से क्वेश्चन नंबर 11 to 15, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।